हेलो दोस्तों, विकास एजुकेशन सेंटर से कपिल शर्मा। आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा-सा जाना था। हालाँकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन आज से हम एक हिस्ट्री है, जो इतिहास है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है, वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बँटा हुआ है 3 पार्ट में। आज हम उसका पहला पार्ट जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, इसको शुरू करते हैं, ठीक है? इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें डेट्स लिखी हुई हैं। हालाँकि ये डेट्स आधी हैं, इससे और ज़्यादा भी है अभी, ठीक है? ये कंप्लीट में डेट्स नहीं है। लेकिन इन डेट्स से हमें होगा क्या? जैसे कि हिस्ट्री जो है वो हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कि तरीके में हम क्या करेंगे कि उसके डेट्स वाइज़ कि कौन-सी सन में क्या चीज़ हुई थी, क्या कौन-सी घटना घटी थी। उससे ये होगा कि हमारी कहानी बनेगी, एक कालक्रम बनेगा, एक फ्लो चार्ट बनेगा, जिसके थ्रू हमें याद करने में आसानी होगी। पढ़ाते सब हैं, लेकिन अपन यहाँ ये कर रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट बनाएँगे पहले तो, उसको समझेंगे कि कौन से साल में क्या हुआ था, तो हमें पता पड़ जाएगा किसकी चीज़ किसके बाद क्या चीज़ हुई थी। तो उसके बाद फिर अंदर डीपली हर एक टॉपिक को छोटा-छोटा अपन उसके बारे में जानकारी भी लेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पहले तो शुरू कर रहे हैं इसके टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ है 2300 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? इसको अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद आता है 1500 बीसी, 1500 बीसी में ऋग्वैदिक काल, हालाँकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले वीडियो उसमें बना चुके हैं। अब 1500 बीसी इसके बाद आता है, इस काल में जो है इसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल बोले जाने के कारण सबसे पहले ये है, हर एक अपन टॉपिक के बारे में 2-2 5-5 कुछ फैक्ट्स के वो जानेंगे आज। ऋग्वैदिक काल, सबसे पहली चीज़ 4 वेद होते हैं, 4 वेद में जो सबसे पहले एक पहला वेद जो होता है ऋग्वेद, उसकी रचना की गई थी इसमें। बाकी जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं थी, इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है और ये दोनों मिला के इसी युग में हुई थी लोहे की खोज। इसको अपन आयरन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद पहला वेद ऋग्वेद की जो लिखा गया था वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आपके जो बाकी के बचे हुए जो वेद हैं, वो आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। इसी काल में आपके उपनिषद, आरण्यक सभी इसी काल में इनकी रचना हुई है। तो आपके ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल हो गए। अब उसके बाद ये चौथा टॉपिक आता है 600 बीसी, ठीक है? 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा 1500 बीसी ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी इसके में आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है? इसमें हालाँकि और डीपली अपन जाना चाहें तो इसमें इंद्र देवता लोकप्रिय थे। इसमें आपके प्रजापति देवता लोकप्रिय थे। बाकी इनके बारे में अपन डिटेलिंग में करेंगे आगे, ठीक है? 600 बीसी, 600 बीसी में 16 महाजनपदों के बारे में लिखा गया है। अब एक चीज़ यहाँ काम की चीज़ यहाँ ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता 16 महाजनपद काल। महाजनपद पहले तो ये जाने थे महाजनपद का क्या होता था? जैसे आज के राज्य और आज के जैसे राज्यों में बटा हुआ भारत, उस समय 16 राज्य थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। तो 16 महाजनपदों का काल उसको बोला जाता था, तो 600 बीसी वाला ये कार्यकाल था। अब सिंधु घाटी सभ्यता पहला नगरीकरण था, ये दूसरा नगरीकरण था। इन दोनों के बीच में अलग सेपरेट कैसे करोगे, अंतर कैसे करोगे? तो पहली चीज़, ये सिंधु नदी, जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये उसके आस-पास की बची हुई सभ्यता थी, उसके आस-पास बसी हुई सभ्यता थी। कौन-सी? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ये गंगा नदी के आस-पास की बसी हुई थी और ये कांस्य युग था। इसमें कांसे की चीज़ें उपयोग की जाती थी। अब ये आपका लौह युग आ गया था। लोहे के द्वारा फिर आपकी खेती होने लगी। उपजाऊ मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना दिया गया उसके साथ ही, ठीक है? तो आपका 2 हो गए नगरीकरण। कौन-सा? पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा था महाजनपद काल। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब 5वें आपके 563 बीसी है, 563। हालाँकि ये एग्ज़ैक्ट डेट पे मत जाइएगा, इसमें क्या 10-20 साल का आगे पीछे के अंतर चलता है, ठीक है? अब 563 बीसी, इसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में। हालाँकि अपन एक बौद्ध धर्म के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाएँगे। अभी अपन क्या कार्यकाल, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि अपन इसके कार्यकाल के बारे में अभी देख रहे हैं। तो उससे एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में। उसके बाद 544 में बिंबिसार आए। बिंबिसार जो थे वो मगध। मगध क्या था? इन 16 महाजनपदों में मगध भी एक था। आपका काशी है और बहुत से हैं, अश्मक है, तक्षशिला है। तो ये सब जो थे वो 16 महाजनपद थे। उनमें से एक महाजनपद था मगध। ये हर्यक वंश के हालाँकि स्थापना इसकी पहले हो चुकी थी। इसको हर्यक वंश को विस्तार करने का श्रेय जो है वो बिंबिसार को जाता है। अब मगध, मगध उस समय 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो कह सकते हो कि स्थान था, स्थल था, शहर था, नगर था, वो था मगध आपका। इसके भी सफलता के बहुत ज़्यादा कारण है कि क्यों मगध ही एक ऐसा है जो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा आपका प्रसिद्ध था, ठीक है? उसके भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, बिंबिसार जब अपन उसके अंदर आएँगे।
अब उसके बाद फिर 540 में, 540 बीसी में आपके महावीर स्वामी, जो जिनके कारण जैन धर्म का उद्गम हुआ था, उनका जन्म हुआ। कुंडलवन में इनका जन्म होता है। अब इसके बाद आते हैं हम एक नया टेन्योर जो है 518 बीसी। ये बहुत काम की चीज है, इसके बारे में जानते हैं क्या है 518 बीसी। ठीक है, 518 बीसी में सबसे पहले डेरियस थे जो ईरान का। भारत पर पहली बार किसी ने आक्रमण किया था तो वो था डेरियस। पहला आक्रमण से एग्जाम में पूछा जाता है, एमपीपीएससी में, आपके एमपी पटवारी, ऐसा ही किसी भी जगह वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने या यूनानियों ने, क्योंकि दोनों में से दोनों ने किया था। बट सबसे पहले जो आक्रमण था वो ईरान ने किया था। ईरान के डेरियस जो राजा था उसने आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण था यूनानी, इसने सिकंदर ने किया था। सिकंदर यूनान से आया हुआ था। हालांकि एक चीज है कि हम इसको पढ़े क्यों रहे हैं, चलिए ठीक है आक्रमण हुआ, लेकिन हमें इस चीज से क्या सीखने को मिलता है, क्या इसका यूज क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहली चीज, जो ये छाप छोड़ गया वो आज भी हमारे देश में, आज भी हमारे भारत में है। क्या छाप छोड़ी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो डेरियस आए थे ये ईरान के थे, पहला आक्रमण किया था। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने ना उत्तर और पश्चिमी भारत, ये सपोज ये भारत है, तो भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत जो थे, सीमा क्या, तो वहां की कमजोरी को नापकर, कमजोरियों का फायदा उठाकर वहां से एंटर हुए थे। पहली चीज, जिस जगह से ये डेरियस आए थे उसी जगह से यूनानी आए थे, उसी जगह से आपके तुर्क और मुगल आए थे, जिनके लिए आज भी हम पढ़ते हैं मुगलों के बारे में। तो मुगल तक उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से ये आए थे। तो जो एक तो बात ये भी कही जाती है कि सिकंदर है, उसको डेरियस से सीख मिली थी कि मुझे भारत में जाना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो डेरियस को हराया, जो ईरान का एक चीज है, हकमनी वंश था किसका, डेरियस का। एक सेकंड, पहले डेरियस के बारे में जानते हैं। डेरियस ईरानी था, पहली बार भारत पे उसने आक्रमण किया था। अब ये हकमनी वंश का था, ईरान में हकमनी वंश था। उसके बाद भारत को जीत लेने के बाद, भारत को जीत लेने के बाद जो भारत को उसने 20वां प्रांत बनाया अपने साम्राज्य का, जिससे उसे 320 टैलेंट वहां की एक मुद्रा थी, राजस्व था। ठीक है, 320 टैलेंट का राजस्व मिलता था उसे, 20वां प्रांत भारत को बनाया था, साम्राज्य था, हकमनी वंश था, डेरियस राजा था, पहला ईरानी आक्रमण था, और यूनानी दूसरा आपका सिकंदर, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सिकंदर ने इसी के बताए हुए रास्ते पे, जिस रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से सिकंदर आया था। उसके बाद फिर सभी लोग इसी रास्ते से आए थे आपके। ठीक है, तो डेरियस कितना प्रभावशाली है, आप देख सकते हैं कि इसका जो आक्रमण है वो कितना प्रभाव छोड़ के चला गया। अब एक चीज और, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक चीज और आप जान लीजिए कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के बहिस्तान और नक्श ए रुस्तम, बहिस्तान और नक्श ए रुस्तम जो अभिलेख हैं उससे इसकी पुष्टि होती है कि डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। तो याद कर लीजिए, पहला आक्रमण भारत पर ईरानियों ने किया था, दूसरा था यूनानी। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेरियस तक हो गया। 492 बीसी, अजातशत्रु, किसका, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसका नाम कुणिक था। इसके लिए भी एक कहानी है कि इसका नाम कुणिक क्या था। कुणिक का मतलब होता है जिसकी एक उंगली ना हो। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी उंगली मुर्गा खा गया था। ठीक है, इसका नाम कुणिक पड़ गया था। ठीक है, अजातशत्रु, इसने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की थी। तो उसको एक पितृहंता वंश भी एक तरह से इसको कहा जाता है कि पितृहंता वंश, जो अपने पिता को मार कर आते हैं। हालांकि हुआ इसके साथ यही कि ये अपने पिता को मार के आया, इसके पुत्र ने इसको मार दिया, तो सत्ता हत्या ली उन लोगों ने। तो इसके बारे में 492 अजातशत्रु, लेकिन इन्हें काम भी एक अच्छा भी किया। क्या काम किया वो देखते हैं। 10 नंबर पे जो है 483 बीसी, इसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद इसने क्या काम किया कि बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे सब जगह फैले हुए थे, सबको एक जगह इकट्ठा किया और पहली बौद्ध संगीति करवाई। अब हिस्ट्री से जब भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बौद्ध संगीति से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि बौद्ध संगीति होती क्या चीज है, कि क्यों पढ़ रहे हैं बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध संगीति के में वहां यहाँ ये होता है कि सबसे पहले कि उन लोगों ने कि जो बौद्ध धर्म में मतभेद होते हैं, कई लोगों के बीच में होते हैं कि कोई अपने हिसाब से बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म की पहली प्रायिकता यही है कि जिसको अपने हिसाब से, मतलब खुली छूट है उसमें, तो स्वतंत्रता है, बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान ध्यान दिया गया उसमें। तो क्या चीज है उसमें कि लोग अपने अपने हिसाब से बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आप सब बैठ जाओ एक जगह, हम एक जगह बैठकर उसको जितने जो कह रहा है वो हम उसको उसमें ऐड कर लेते हैं। तो उसको बौद्ध संगीति होती थी। संगीति मतलब एक जगह बैठ के समिति बनाना और एक जगह बैठ के एक मंडली बना के बैठ जाना और अपने पूरे उसको जो चीजें सबको एक संकलन करना, लिखना। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति, हालांकि अपन बौद्ध संगीति के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी बेसिक जो जानकारी है
कि त्रिपिटक जो थे उसमें से कौन सा पिटक पहले बना था, बाद में कौन-कौन से पिटक बने थे और कौन-कौन सी चीज़ों की रचना हुई थी। हालाँकि इसमें बौद्ध संगीति के बारे में एक बार बताना चाहूँगा। ये बौद्ध संगीति सिर्फ़ बौद्ध धर्म में जो प्रचलित विरोध हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, उनका सुलझाने के लिए, उनको मतलब उनके बीच में से क्या-क्या चीज़ काम की है जो बौद्ध धर्म में ज़रूरी है। ठीक है? तो उसका संकलन करने के लिए ये बौद्ध संगीति होती थी, काम किया था अजातशत्रु ने। अब ये हुई थी पहली वाली राजगृह में, हालाँकि इस पे आप मत जाइए, एक बौद्ध संगीति के ऊपर एक अलग से आपके सामने वीडियो आएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो आपके 10 पॉइंट हो गए गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय। अब एक छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद भी तो हो जाए, ठीक है? सबसे पहला नॉर्मली 2300 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? पहला नगरीकरण सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के बीच ये थी, पहला नगरीकरण था, कांस्य युग था। उसके बाद 1500 बीसी में ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी में उत्तर वैदिक काल, ठीक है? इसमें ऋग्वेद, इसमें बाकी के वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक सब इसमें सबकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में आपकी हुई थी, 6000 बीसी, ठीक है? इसको लौह युग भी कहते हैं, इसमें आर्यन की खोज इसमें हुई थी, मतलब लोहे की खोज इस वाले युग काल में हुई थी। उसके बाद आपका आता है 600 बीसी, 600 बीसी में 16 महाजनपद, जैसे कि आज के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे उसके 16 राज्य थे, तो 16 महाजनपदों का काल। और दूसरा नगरीकरण इसको कहते हैं गंगा नदी घाटी और लोह युग, ठीक है? उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563, 544 में आपके बिंबिसार, जो मगध पे एक राजा आया, वो हर्यक वंश का था। इसने इस धर्म वंश के विकास में बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है? 540 में आपके महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ये कुंडलवन में जन्म होता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखना ये पहले नहीं थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी। ये 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया था, ठीक है? पहले इसके ऋषभ देव थे, ठीक। 518 में डेरियस, आप समझ गए हैं कि डेरियस के बारे में इतना लंबा मैंने वो बता दिया कि हाँ आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में कि डेरियस एक्चुअली पहला आक्रमण है यूनानी, पहला आक्रमण सॉरी ईरानी, सेकंड था आपका यूनानी। और उसकी जानकारी मध्य एशिया के बहिस्तान और नक्श रुस्तम, बहिस्तान और नक्श रुस्तम, यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस फैक्ट को लिख लीजिएगा, ये आपके आंसर में एक अलग ही प्रभाव दिखाएगा, ठीक है? हकमनी वंश का था डेरियस, 20 प्रांत बनाया, 320 टैलेंट। 492 नवा पॉइंट, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, पिता को मार के आया था, इसका नाम कुणिक था। इसने क्या काम किया? इसने 483 में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद पहली बौद्ध संगीति इसने बनाई कि हुई थी, ठीक है?